हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपी जीआईसी प्री की ऑफिशियल आंसर की जो है वो आउट हो चुकी है। और अगर आप लोग के नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, 80 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, 70 से ऊपर नंबर बन रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा या आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो मेंस के लिए यूट्यूब के ऊपर मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर वीक में 3 डेज हम जो मेंस के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस किया करेंगे। और ये क्वेश्चंस सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। किस तरह से आपको आंसर लिखना है, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारी चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें, साथ ही साथ आपको गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूपीजीडीसी मेंस फिजिक्स एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर है 8। इसके पहले 7 लेक्चर आ चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी लेक्चर्स मैं ले रहा हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो अभी तक हमने डेरिवेशन वाले क्वेश्चन के न्यूमेरिकल अभी हम कर रहे हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको इसी तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो आप जीडीसी मेंस का जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि है निंजा प्रेप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप iOS यूजर हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है द स्टेट ऑफ अ फ्री पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग वेव फंक्शन। वेव फंक्शन हमें दिया है एक, उसकी लिमिट्स दिए हैं कि वो कहां से कहां जीरो है, उसके बाद कहां से कहां तक उसकी वैल्यू सी है और उसके बाद उसकी वैल्यू जीरो कब हो रही है वापस से। उसके लिए हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन निकालनी है और साथ ही साथ इंटरवल 0 से a में हमें प्रोबेबिलिटी भी बतानी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की जब आप कंडीशन लिखोगे तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, वो है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। और उसमें आप क्या करते हो, साई स्टार साई या फिर ये जो साई एक्स है इसका मॉड का आप स्क्वायर करोगे dx और इक्वल्स टू 1, ये आपके पास नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है। अब जब यहां पर आप नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओगे तो 3 लिमिट में बटा हुआ है ये। तो पहले लिमिट में आप लगाओ माइनस इनफाइनाइट से और कहां तक, -3a तक। और यहां पर आप लिख दो साई एक्स स्क्वायर, है ना, साई एक्स स्क्वायर dx, ये मॉड है मॉड। तो साई एक्स स्क्वायर dx, एक लिमिट ये हो गई। फिर कहां से कहां तक लेके जाओ इसको, -3a से a तक। और इसके लिए लिखोगे वापस साई एक्स और ये इसका स्क्वायर हो गया dx। एंड देन इसकी जो लास्ट लिमिट है वो कहां से कहां तक है, a से और 0 तक। यहां पर भी आपने लिखा साई एक्स स्क्वायर और dx और ये वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अब जो पहला केस है जिसमें -3a से कम है तो वहां पर जो फंक्शन है वो 0 है, तो यहां पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से a से 0 में भी ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स कि -3a से a ये वाली लिमिट केवल एग्जिस्ट करेगी और यहां पर जो फंक्शन है उसकी वैल्यू c है, तो ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी -3a से a, फंक्शन की वैल्यू a c है तो ये हो जाएगा c स्क्वायर, ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहां से कॉमन कितना आ जाएगा, c स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा x और x इसकी लिमिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी -3a से a और इक्वल्स टू 1। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा c स्क्वायर, यहां पर a और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3a इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये बनेगा 4a c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो c जो है उसकी वैल्यू आएगी √4a, 1/√4a। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ा ये टास्क है नहीं।
और इस अंडर रूट 4a में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 को रूट के बाहर निकाल लो तो 2 लिख दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट a। तो ये तो हमने किसकी वैल्यू निकालनी, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किस इंटरवल में निकालनी है, 0 से, क्योंकि ये फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, p, इंटरवल है 0 से a, वैसे ही लिखना है साई x, और ये हो गया उसका स्क्वायर, और ये हो गया dx। ठीक है, तो साई x जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, c, 0 से a इंटरवल है, तो -3a से a में भी कितना होगा, c है, और 0 से a में भी कितना होगा, c होगा। तो यहां पर जो इसकी वैल्यू है वो क्या लिखी जाएगी, c लिखी जाएगी। तो ये बनेगा 0 से a, और यहां पर ये सी स्क्वायर डी एक्स। ठीक तो अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सी स्क्वायर बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन होगा x, और लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा a की वैल्यू, c की जो वैल्यू है वो हो गई 1/4a सी स्क्वायर की। तो यहां से जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ये लिखोगे a, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/4a। तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी बन के आएगी वो कितनी आएगी, 1/4। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक, अच्छा जब करोगे इसको तो ये ध्यान रखना, इसको आप ऐसे एलोबरेट करके लिखना कि आपने ये जो लिमिट है -3a से a कैसे बनाई, मतलब पूरी लिमिट डिफाइन करना, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना -3a से a, है ना। तो तब आपको जो प्रॉपरली वो आपकी आंसर राइटिंग होगी। फिर नेक्स्ट है फाइंड आउट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a फॉर द वेव फंक्शन। ये जो हमें वेव फंक्शन दिया है इसके लिए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है। तो यहां पर अब आपको गामा फंक्शन आना चाहिए। तो वेव फंक्शन आपको दिया है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, किस फॉर्म में, a और e पावर -α(x²) ऐसे लिख लिया। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। फिर ये क्या हो जाएगा, साई x, और इसका आपने कर देना है स्क्वायर, और ये dx = 1। इसके दो पार्ट में ब्रेक कर दो। दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, -इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट, है ना। तो पहले यहां पर मैं ये वैल्यू लिख देता हूं। तो ये फंक्शन में वैल्यू लिखूं तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा a², और ये बन जाएगा e पावर, ये हो जाएगा -2α² dx = 1। अब ध्यान से देखो, ये इवन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, इवन, क्योंकि यहाँ पर x² है। तो अगर आप x की वैल्यू -1 माइनस में भी रखोगे -x, तो भी ये सेम वैल्यू देगा। तो द फंक्शन इज इवन फंक्शन। ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का मतलब हो गया f ऑफ -x किसके बराबर, fx। f ऑफ -x किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो यहां से ये जो लिमिट है इसको चेंज करके आप लिख सकते हो 2 से। तो इसको लिमिट को बना दो आप 0 से इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा 2a² e पावर -α(x²) dx = 1। ये बन गई। अब आपको क्या करना है, यहां से a² को बाहर ले लो, तो ये 2a² बाहर आ गया, ये हो गया 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। यहां पर हो जाएगा e पावर -α(x²) dx = 1। सवाल ये है कि अब कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये अब एक स्टैंडर्ड फंक्शन बन रहा है, गामा फंक्शन। तो इसको गामा फंक्शन से सॉल्व कर दो। तो गामा फंक्शन क्या होता है, गामा फंक्शन, तो गामा फंक्शन से अगर आपको लिखना है तो गामा फंक्शन में लिखा होता है 0 से इनफाइनाइट, ठीक, e पावर -ax पावर m, यहां पर x पावर n dx। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, ये बनता है 1/m 1/2a n + 1/m, और यहां पर होता है गामा n + 1/m। तो ये जो हमारे पास फंक्शन बना है, इसको हम कैसे सेट करेंगे, गामा फंक्शन की तरह सेट करो। तो इसको गामा फंक्शन की तरह सेट करोगे तो कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2a², यहां 0 से इनफाइनाइट, ये e पावर, ये इनफाइनाइट है ना, e पावर -2, ये 2 ही ले ना, तो 2α(x²), और यहां मैं लिख देता हूं x पावर 0 dx, ठीक, x पावर 0 dx, और ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब यहां पर जो हमारे पास गामा फंक्शन है उससे कंपेयर करो। तो गामा फंक्शन से कंपेयर करोगे तो m की वैल्यू 2 बन रही है और n की वैल्यू 0 बन रही है। m की वैल्यू कितनी बन रही है, 2, और जो m है उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 0 बन रही है। तो अब अगर आप उसके हिसाब से रिजल्ट निकालो तो क्या बनेगा, 1/m। तो 1/m कितना हो गया, 1/2 हो गया। फिर 1/2
जो a है, a कितना हो गया यहाँ पर 2a हो गया, तो 2a की पावर n+1, तो n+1 0+1/2। फिर उसके बाद ये अल्फा है ना, ये अल्फा है। और यहां पर कितना आ जाएगा गामा, गामा n+1 यानी कि 0+1/2, और ये किसके बराबर, 1 के बराबर। सॉल्व करो, 2 से 2 कट गया, यहां आ गया a², यहां हो जाएगा 2 अल्फा, 1/2 अल्फा की पावर 1/2, और ये कितना हो गया गामा 1/2 इक्वल्स टू 1। गामा ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है, √π के बराबर होता है। तो यहां से a² किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा √π/2 अल्फा और इक्वल्स टू 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a² इक्वल्स टू √2 अल्फा/π, और सिर्फ a की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 ये क्या बन जाएगा 2 अल्फा/π, ये बन जाएगा 2 अल्फा/π, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। इस पूरे की पावर कितनी बन जाएगी 1/4, इसकी पावर बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर गामा फंक्शन आपको पता है तो उसके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, और गामा फंक्शन नहीं पता तो ये इंटीग्रेशन आपका बहुत लंबा चला जाएगा। मेरे हिसाब से गामा फंक्शन सबको समझ में आ गया होगा, उसमें दिक्कत वाली बात तो कुछ है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पूछना था, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना था, तो वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाल दी। फिर नेक्स्ट है नॉर्मलाइज द फॉलोइंग वेव फंक्शन। ये वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने का मतलब है पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद फंक्शन को वापस से लिखना है। तो ये जो फंक्शन है इसको मैंने ऐसे लिख दिया साई r, ये रेडियल फंक्शन बन रहा है यानी कि स्पेरिकल होगा, तो ये a⁻r/a0 ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी है -∞ टू इनफाइनाइट। यहां पर लिखोगे आप साई r²। अब ये रेडियल फंक्शन है तो इसको इसे वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। वॉल्यूम में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो d τ इक्वल्स टू 1। वॉल्यूम इंटीग्रेशन d τ जो है उसकी वैल्यू हम स्पेरिकल मान के चलें तो कितनी लेंगे 4πr² dr। तो d τ जो है उसकी वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे 4πr² dr, क्योंकि यहां पर ये रेडियल मतलब स्पेरिकल बन रहा है, तो स्पेरिकल बन रहा है तो d τ जो है उसकी वैल्यू हमने ले ली वॉल्यूम की 4πr² dr। फिर यहां से वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी है -∞ से इनफाइनाइट। इसको जब आप स्क्वायर करके लिखोगे तो ये a² बाहर आ गया, यहां पर बनेगा e⁻²r/a0, और ये हो जाएगा 4πr² dr इक्वल्स टू 1। अगेन ये जो वेव फंक्शन है ये इवन वेव फंक्शन बन गया। सिंस यहां पर जब हम देखेंगे तो ये कौन सा बन गया, इवन वेव फंक्शन। नहीं, इसको आप 0 से कर लो, इवन तो क्यों हो गई, r माइनस हो गया ना। तो यहां पर ये जो लिमिट है ये कहां से कहां तक है, ये वेव फंक्शन डिफाइन है 0 से इनफाइनाइट, उसके पहले ये डिफाइन नहीं है, तो इसकी लिमिट्स ब्रेक कर दो आप। लिमिट्स ब्रेक कर दोगे तो इसको आप एक बार बना दो -∞ से 0 और e⁻²r/a0, और ये हो गया 4π। 4π को बाहर ले जाओ, तो 4π को आप बाहर ले जाओ 4π, और ये r² dr, और फिर दोबारा से लिख दो 4πa², ये -∞ से 0 e⁻²r/a0 r² dr इक्वल्स टू 1। अब ये जो फंक्शन है डिफाइन कौन सी रेंज में, 0 से इनफाइनाइट में, तो इसका मतलब -∞ से 0 में क्या वैल्यू दे रहा होगा 0, तो आपके पास ये पीछे वाला बचेगा। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बच गया, ये बच गया 4πa², और ये कितना हो गया -∞ से 0, यहाँ पर हो जाएगा e⁻²r/a0, ये हो जाएगा r² dr इक्वल्स टू 1। अगेन इसको गामा फंक्शन से कंपेयर करो, तो गामा फंक्शन से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर x की जगह हो गया r, m जो है उसकी वैल्यू हो गई 1, और जो n है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो गामा फंक्शन हमारे पास क्या था, मैं यहां लिख देता हूं, कॉर्नर पे लिख रहा हूं ऊपर, 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻ax⁻m x⁻n dx। तो इसका रिजल्ट 1/m 1/a या 2a, ये 2a होता है, या a भी लिख लो आप चाहो तो, और ये वैल्यू कितनी n+1/m, और ये गामा n+1/m। तो उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर दो, तो 4πa², या m की वैल्यू हो गई कितनी 1, फिर ये -2/a लिखा हुआ है तो 2/a0, इसकी पावर n+1 यानी कि 3 हो जाएगी 2 + 1/m,
और गामा कितना हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 1। अब सॉल्यूशन कैसे निकालोगे यहां पर, अब आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है देखो भाई। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले एक बार ये वापस लिख देता हूं मैं, 4πa², यहां पर कितना बना था 1 अपॉन, ये बना था 2 अपॉन a0 का क्यूब, ये बना गामा 3 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ साइड में लिख रहा हूं, अगर आपको गामा n लिखा है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। यहां पर लिखा है गामा 3, तो इसका सॉल्यूशन होगा 3-1 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2। तो यहां पर क्या बनेगा 4πa², ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये बन जाएगा a0 क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और यहां फैक्टोरियल 3 कितना हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 1। तो क्या कटेगा, ये 8 4 और ये 2 कट गया। तो यहां से a² किसके बराबर बनेगा, ये 1 अपॉन पाई a0 क्यूब, ये a² की वैल्यू हो गई, और a की जो वैल्यू बनाओगे वो बनेगी अंडर रूट 1 अपॉन पाई a0 क्यूब, ये a की वैल्यू हो गई। अब आपको चाहिए वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन जो है वो किसके बराबर था a, तो a की जगह कितना आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट पाई a0 क्यूब, ये a की वैल्यू हो गई। फिर क्या आ जाएगा e पावर, एक्सपोनेंशियल था ना, तो e पावर माइनस r अपॉन a0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वेव फंक्शन आ जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर गामा फंक्शन जो है उसका यूज करना आना चाहिए। गामा फंक्शन का अगर आपको यूज करना आता है तो ये जो क्वेश्चन है जो दिखने में बड़े बड़े से लग रहे हैं पर एग्जैक्टली देखा जाए तो इनका सॉल्यूशन इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड एज साई एक्स इक्वल्स टू ax फॉर 0 to 1 एंड साई इक्वल्स टू 0 एल्सवेयर। मतलब आपको जो वेव फंक्शन है, मान लो वेव फंक्शन है साई एक्स, तो वो साई एक्स की वैल्यू कैसे दे रखी है, एक तो दिया हुआ है ax, ax कहां से कहां तक डिफाइन है, जब x की वैल्यू 0 से और कहां तक है 1 तक है। ax कहां से कहां तक डिफाइन है, जब x की वैल्यू 0 से किसके बीच में 1 और उसके अलावा 0 है ना। तो उसके अलावा जो ये वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0 दे रखी है एल्सवेयर। उसके अलावा वेव फंक्शन की वैल्यू 0 है। हमें बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन 0 to 0.5, यानी कि इस बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और 0.5 to 1, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मतलब ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओ। तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो यहां पर हमें कंडीशन लगानी है नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो गया साई एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट्स ब्रेक करो इसकी, तो ये लिमिट कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 0, तो ये कितना जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर कहां से कहां तक 0 से और 1 तक, ये कितना बनेगा साई एक्स, इसका करना है आपको स्क्वायर और डी एक्स, और उसके बाद 1 से और इनफाइनाइट तक साई एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो एल्सवेयर में तो 0 है तो यहां 0 होगा और ये वाला 0 होगा, तो बचेगा कौन सा, ये वाला। तो यहां पर जब वैल्यू डालोगे तो 0 से 1, 0 से 1 साई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए एक्स है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। इसको इंटीग्रेट किया तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये बनेगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। यहां से लिमिट आप लगाओगे 0 से 1, तो ये क्या बन के आ रहा होगा आपके पास, ये बन रहा होगा ए स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो यहां से ए की जो वैल्यू है वो बन जाएगी अंडर रूट 3। तो आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। तो जो फंक्शन है तो हैंस साई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3x, और ये जो रेंज है ये कहां से कहां तक हो जाएगी, 0 से और 1, 0 से 1 में इसकी जो वैल्यू है अंडर रूट 3x हो जाएगी। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लो 0 से 0.5 में, तो प्रोबेबिलिटी इन रेंज 0 to 0.5,
तो 0 to 0.5 रेंज में हम क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो P1 मैं इसको लिख रहा हूं, और ये कहां से कहां तक, 0 से 0.5। तो यहां क्या लिखोगे, साई एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, सॉरी, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पहले यहाँ वैल्यू रखनी है। तो ये बन जाएगा 3 बाहर, और यहाँ हो जाएगा 0 to 0.5, ये बनेगा एक्स स्क्वायर dx। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और 0 to 0.5, तो 3 से 3 कट होगा, तो यहां पर ये बन जाएगा 0.5 का क्यूब। क्या बन जाएगा, 0.5 का क्यूब बनेगा। तो ये बनेगा 0.5 का क्यूब। 0.5 का क्यूब जो है वो किसके बराबर होगा, 0.125। 0.5 का जो क्यूब है वो 0.125 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये बराबर आएगा हमारे 0.125, जो कि हो जाएगा 1/8। भाई 1/8 करोगे तो वो भी कितना आएगा, 0.125। तो हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी है ये कितनी आ जाएगी, 1/8। ये 0 से 0.5 में है, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है P1 प्लस P2 वो किसके बराबर होगी, 1। तो अगर 0 से 0.5 में प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो उसके अलावा कहीं भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी P2। और वो P2 कैसे निकालोगे, 1 माइनस 1/8 कर दोगे। 1 माइनस 1/8 कर दोगे तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 7/8। तो जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो कितनी आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। यानी कि जो दूसरी वाली रेंज है उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी पूछी है वो कितनी आ जाएगी, 7/8 आ जाएगी। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो ये आंसर है कितना आ जाएगा, 7/8। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, वन डायमेंशनल वेव फंक्शन इज गिवन बाय, एक वन डायमेंशनल वेव फंक्शन दिया है हमें, और ये जो वेव फंक्शन है ये है साई एक्स। ये वेव फंक्शन है साई एक्स, ये है √a e पावर -ax। ये हमें वेव फंक्शन दिया है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये नॉर्मलाइज है या नहीं है। नॉर्मलाइज है या नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, वो इंटीग्रेशन इसका क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। कौन सा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट करोगे तो 1 बनना चाहिए। तो हमें पता लगेगा नॉर्मलाइज है या नहीं है। और ये जो फंक्शन है ये डिफाइन है x ग्रेटर देन 0 के लिए। किसके लिए डिफाइन है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला है वो लगा दो। तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वो है 1/a, और ये बनेगा 2/a। 1/a से 2/a तक है। यहां हो जाएगा ये साई एक्स स्क्वायर और dx। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी अभी तक हम ये देखते हुए, ये कब होता है, जब फंक्शन नॉर्मलाइज है। अभी तक सभी केस में हमें फंक्शन नॉर्मलाइज था, या हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाला था तो उससे पता लग गया था नॉर्मलाइज है। तो एग्जैक्टली क्या होता है, यहां पर हमें फंक्शन की वैल्यू रखनी होती है नॉर्मलाइजेशन की। तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये जो वैल्यू है फंक्शन की ये रखनी होती है। ये प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोबेबिलिटी का, है ना। ये फॉर्मूला होता है किसका, प्रोबेबिलिटी का। और अगर हमें गिवन हो कि फंक्शन नॉर्मलाइज है, इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, इफ फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी है उसका फॉर्मूला हो जाता है केवल और केवल ये ऊपर वाला रह जाएगा, यानी कि 1/a और 2/a। यहां से बनेगा साई एक्स, और इसका आपने करना है स्क्वायर और dx, ठीक है। अब यहां पर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कि नॉर्मलाइज है नहीं है। तो अगर मैं पहले इसको नॉर्मलाइज करके लाऊं फिर ये सब करूं तो बात तो वही पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो प्रोबेबिलिटी ये 1/a से और कहां तक, 2/a तक। जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है √a e पावर -ax। तो √a का स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर बाहर, e पावर -ax, तो -ax, तो ये कितना हो जाएगा, 2ax, और ये हो जाएगा dx। यहां पर भी a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा नहीं, क्योंकि वो 0 से ऊपर ही डिफाइन है। तो यहां हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट, ये भी हो जाएगा -e पावर 2ax और dx। ये वाला a स्क्वायर, ये वाला a स्क्वायर कट जाएगा। अब जो आप इसको सॉल्व करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर आप इस -2x से 2x को मत काट देना। अगर ऐसा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब आपको इसको
प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो नीचे वाला जो है वो तो बन गया गामा फंक्शन, नीचे वाला गामा फंक्शन बन गया। ऊपर वाले में सॉल्यूशन करोगे तो ऊपर वाले का सॉल्यूशन क्या, हाँ जी, तो यहां से इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट जब इसको करोगे तो कैसे करोगे, ई पावर -2ax का जब इंटीग्रेशन करोगे तो यहां बनेगा -1/2a, जो मल्टीप्लीकेशन में वो डिवाइड में आएगा, और ई पावर -2x में लिमिट लग जाएगी 1/a से 2a। इसका गामा फंक्शन बनाओगे तो m की वैल्यू 1 हो गई, n की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हो जाएगा 1/a 2a, और यहाँ 1, गामा 1 की वैल्यू 1, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, ये आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट एंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर अ वेव फंक्शन। तो ये वेव फंक्शन दिया है, इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए साई एक्स इक्वल्स टू, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं अब, तो डायरेक्ट लगा रहा हूं, तो ये बनेगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां हो जाएगा ई पावर -2 सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये बनेगा ई पावर, ये बनेगा आयोटा के एक्स और माइनस आयोटा के एक्स, और डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये मैंने कैसे किया है, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई स्टार एक्स, जब कंजुगेट दे रखा है साई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1 कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में, तो यहां क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कट गया, और ये पूरा उड़ गया, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ए स्क्वायर, ये हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यहां पर फंक्शन बन गया ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास फंक्शन बन गया, ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स और इक्वल्स टू 1। अब ये इवन फंक्शन है, सिंस फंक्शन इज इवन फंक्शन, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शन है यहां पर, ये जो फंक्शन बन रहा है ये इवन फंक्शन बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है, तो यहां पर सिंस इवन फंक्शन, तो ये इवन फंक्शन बन गया, तो इसको इवन फंक्शन बन गया, तो लिमिट को ब्रेक कर दो, तो लिमिट को ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब ये 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 से इनफाइनाइट, ये बन जाएगा ई पावर माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। गामा फंक्शन का यूज करना है, गामा फंक्शन का यूज करना है 2a स्क्वायर, m की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 2 हो गई, और n जो है उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से कितना बनेगा, ये बनेगा 1/2, 1 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू n प्लस 1, n की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, सॉरी n की वैल्यू 0 हो गई, तो n की वैल्यू 0 प्लस 1/2, तो ये हो गया 1/2, और यहां से ये हो गया 1/2 और इक्वल्स टू 1, तो गामा 1/2 जो है वो अंडर रूट पाई के बराबर होता है, तो ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, ए स्क्वायर, यहां से ये बचेगा सिग्मा खाली, क्योंकि ये स्क्वायर है और यहां पर 1/2 है, और ये बचेगा अंडर रूट पाई इक्वल्स टू 1, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हो गई सिग्मा अपॉन अंडर रूट पाई, ए स्क्वायर की वैल्यू सिग्मा अपॉन अंडर रूट पाई, और सिर्फ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन अंडर रूट पाई, और इस पूरे की पावर 1/2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इस ए की वैल्यू आ जाएगी जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो यहां से हमारे पास नॉर्मलाइज्ड जो वेव फंक्शन बनेगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, उस नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो हो जाएगी साई एन एक्स, और ये हो जाएगा किसके बराबर, सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई और पावर 1/4, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई पावर 1/4, और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक, और साथ में क्या लिखा है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। अब हमें क्या पूछा है, हमें निकालना है किसकी वैल्यू, डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है उसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है रो, वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी साई एन एक्स स्क्वायर, तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन पाई,
ये पावर 1/2 हो जाएगी और ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।